हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हम लोगों का मध्यकालीन इतिहास का हमारा 15वां लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 14 लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे के सभी लेक्चर को देखिए। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना दी गई है। इन्वायरमेंट का भी पूरा प्लेलिस्ट है, अगर आप चाहें तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सारे वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री के जो भी पीछे के 14 वीडियो हैं उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो उसको भी देख लीजिए। और हमने फिजिक्स भी स्टार्ट किया है। इसके पहले आपको 2 लेक्चर मिल चुके हैं फिजिक्स के, तो उसका भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जो भी फिजिक्स के लेक्चर होंगे वो वही उस प्लेलिस्ट में अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना 15वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसको 24 घंटे में केवल 10 व्यू मिले थे। सोच सकते हैं आप कि 24 घंटे में 10 व्यू केवल 10 लोगों ने देखा। इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमें जहांगीर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जहांगीर के बारे में सबको पता होगा, ये अकबर का लड़का था। किसका लड़का था? अकबर का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि काफ़ी सारे काम इनके शासनकाल के दौरान ऐसे हुए थे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को आज हम लोग जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट कि जहांगीर की माता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है ये था हरखाबाई। क्या नाम था? हरखाबाई। और इन्हें मरियम उज्जमानी का टाइटल मिला था। तो जाहिर सी बात है, जो हरखाबाई थी ये अकबर की बीवी थी और इन्हें मरियम उज्जमानी भी बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहांगीर का मतलब क्या हुआ करता था। तो देखिए, जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। मतलब ऐसा इंसान जिसने पूरे विश्व को जीत लिया है, उसे बोला जाता था जहांगीर। तो जहांगीर का मतलब भी एग्जाम में पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन में पूछा था कि जहांगीर का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपसे ये पूछता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या था? सलीम था। नेक्स्ट पॉइंट, जो मेन वाइफ्स थी जहांगीर की, क्योंकि वैसे तो जो ये मुगल शासक वगैरह होते थे इनकी तो एक एक हज़ार पत्नियां होती थी, उससे भी ज़्यादा होती थी। लेकिन आपको मेनली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको जानना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। इनकी जो पहली वाइफ को हम लोगों को याद रखना है वो थी मानबाई। ठीक है, कौन थी? मानबाई। और ये जो मानबाई थी ये भगवान दास जो थे उनकी लड़की थी, ठीक है। भगवान दास की लड़की थी मानबाई। और इनसे जो पुत्र हुआ था जहांगीर को, हुआ था खुसरो। तो खुसरो जो पुत्र था वो जहांगीर और मानबाई का था। दूसरी पत्नी थी इनकी जगत गोसाई। और ये जो जगत गोसाई थी इनको टाइटल मिला हुआ था मल्लिका ए जहां। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जहांगीर की किस पत्नी को मल्लिका ए जहां का टाइटल मिला था, उपाधि मिली थी, तो याद रखना है वो थी जगत गोसाई। ठीक है, और इनसे जो पुत्र हुआ था वो था खुर्रम, जो कि आगे चल के अगला शासक बनता है, अगला मुगल इंपरर बनता है। कौन? शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां खुर्रम होता है। तो खुर्रम किसका लड़का था? जहांगीर और जगत गोसाई का लड़का था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो जहांगीर का चीफ इंस्ट्रक्टर था, चीफ इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जो बचपन में इनको जो मुख्य इनका पढ़ाने लिखाने वाला था, मतलब प्राथमिक शिक्षा जिसने दिया था, काफ़ी चीज़ें सिखाई थी, वो था जो चीफ इंस्ट्रक्टर था, वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब्दुल रहीम खाने खाना ये था बैरम खां का लड़का। ये आप लोगों को मैंने बताया था जब अकबर हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। तो और मैंने पिछले लेक्चर में आपको अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ाया था, और उन नवरत्न में एक आदमी कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना भी था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो जो विद्रोह करने की प्रथा थी मुगल काल में, ये पहले से ही चला आ रही थी। ठीक है, तो इसमें जो खुसरो था जहांगीर का बड़ा वाला लड़का, वो भी ऐड हो गया। इसने 1606 में क्या किया? अपने फादर के खिलाफ ही रिवोल्ट कर दिया। मतलब 1606 में जो जहांगीर का बड़ा लड़का था खुसरो, उसने अपने फादर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इस विद्रोह में जो अर्जुन देव थे, सिखों के 5वें गुरु, उन्होंने खुसरो की मदद की थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1606 में जहांगीर के बड़े लड़के खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने
खुसरो की मदद की थी, खुसरो की हेल्प की थी, और ये कौन से थे? सिखों के पांचवें गुरु थे। तो डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो याद रखना है अर्जुन देव। या ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिखों के कौन से गुरु जहांगीर के समकालीन थे, तो वो कौन थे? ये भी अर्जुन देव ही थे। और अर्जुन देव ही वो गुरु थे सिखों के जिन्होंने अमृतसर बनवाया था, जो गोल्डन टेम्पल है, सॉरी अमृतसर नहीं, अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वो किसने बनवाया था? अर्जुन देव। और जो अमृतसर है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था जो कि चौथे गुरु थे अकबर के टाइम काल में, अकबर ने उनको 500 बीघा जमीन दी थी, उन्होंने बनवाया था। तो अंतर दोनों में समझ में आ गया। चौथे गुरु ने क्या बनवाया था? रामदास जो थे उन्होंने बनवाया था, अमृतसर नगर की स्थापना की थी। और वहां पे जो स्वर्ण मंदिर है वो किसने बनाया था? अर्जुन देव ने बनाया था। अब देखिए, जब जहांगीर को यह बात पता चली कि गुरु अर्जुन देव ने उसके बेटे की हेल्प की है उसके खिलाफ विद्रोह करने में, तो उसे ये लगा कि अर्जुन देव ने ही मेरे बेटे को भड़काया है, और जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो याद रखना है, ये करवाई थी जहांगीर ने, जो कि अकबर का लड़का था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद उसने खुसरो को अंधा करवा दिया था। ऐसा नहीं था कि केवल सिखों के पांचवें गुरु के ही खिलाफ उसने कुछ किया, उनको तो उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया था, मतलब मौत के घाट उतरवा दिया था, लेकिन अपने बेटे को भी इसने क्या किया? अंधा करवा दिया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है यहाँ से। अगर आपसे ये पूछता है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, न्याय की जंजीर क्या होता था? देखिए, आगरा के किले के बाहर इसने क्या किया था? एक जंजीर लगवाया था, एक चैन लगवाया था जो कि सोने का था, और वो आगरा की किले के बाहर लगवाया था। इसी को बोलते थे जहांगीर का न्याय का जंजीर, और ये अपने न्याय के लिए काफी प्रसिद्ध था, मतलब ये न्याय करता था। अगर आपको कभी भी रात के 12 बजे भी जरूरत पड़े न्याय की, आपको ऐसा लगे कि आपके खिलाफ कुछ गलत हुआ है, तो आप जहांगीर के शासन, मतलब जो दरबार था उसके बाहर जाके उस घंटी को, जो उसने बेल लगवाई थी, जो न्याय की जंजीर बुलाया जाता था, उसको जाके आप प्रेस कर सकते थे, बजा सकते थे, और तुरंत आपके लिए दरबार लगाया जाता था आपको न्याय दिलवाने के लिए। ठीक है, इसने 12 घोषणाएं भी की थी, मतलब 12 ऑर्डिनेंस जारी किया था। किसने? जहांगीर ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से मुगल एम्परर ने 12 ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे, तो याद रखना है वो कौन था? जहांगीर था। और इस 12 ऑर्डिनेंसेस को, जो 12 घोषणाएं थी, इन्हें आईने जहांगीरी बोला जाता था। तो आईनी जहांगीरी किसे बोला जाता था? जो जहांगीर ने 12 ऑर्डिनेंस जारी कराए थे। अब इन ऑर्डिनेंस में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे इसमें था कि दशहरा, दीपावली, ये सब क्या था? पर जुआ खेलने पे आपको प्रतिबंध है। मतलब दशहरा दीपावली आपको पता होगा जो हिंदू का फेस्टिवल है, उस पर लोग जुआ वगैरह खेलते हैं, तो जहांगीर ने इस पर बैन कर दिया था कि आपको जुआ नहीं खेलना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा मुगल शासक था, तो आपको बताना है वो था जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं वीडियो आगे आप लोगों के लिए बना पाऊँ। समझ लीजिए वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होता है, मुझको कुछ मिलता नहीं, आप लोग शेयर करते हैं, आप लोग देखते हैं वीडियो, तो बस अच्छा लगता है कि देखने में लगता है यार 24 घंटे में जैसे देखता हूँ कि यार 48 व्यू हो, 50 व्यू है, हालांकि ये ज़्यादा नहीं है, फिर भी 50 पहुँचता है तो एक संतुष्टि मिलती है, चलो यार एटलीस्ट 50 लोगों ने तो देखा। अब बताइए 24 घंटे में 10 लोग देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो बनाने का क्या मतलब निकला? एक वीडियो में 3-4 घंटे लगा रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ फैक्ट्स को, 3-4 बुक से देख रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे आपको। मैं ये भी बार बार बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं पूरा हिस्ट्री का, उसके बाद मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, तो आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब जो मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, कहीं नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई एग्जाम आपका रुकेगा नहीं। तो प्लीज़ मेरे लिए इतना आप लोग करिए, कम से कम वीडियो को शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, 1608 में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, ये ब्रिटेन के जो राजकुमार थे जेम्स फर्स्ट, उनका राजदूत था। ठीक है, तो 1608 में कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि जहांगीर ने किसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, तो ये दी थी कैप्टन विलियम हॉकिंस को। और ये कब आया था जहांगीर के दरबार में? 1608 में। किसका राजदूत था ये? जेम्स फर्स्ट का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और इसके आने के बाद 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली टेम्पोररी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? मसूलीपट्टनम में लगाई। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1611 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी, जो कि मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिलेगा कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई थी।
यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है 1613 में सूरत फर्स्ट फैक्ट्री। अब काफ़ी लोग ये परेशान होंगे कि सर यहाँ भी फर्स्ट फैक्ट्री लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, तो देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ दोनों के बीच में अंतर। 1611 में जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी, आंध्र प्रदेश में, और ये टेम्पोररी फैक्ट्री थी, मतलब अस्थायी फैक्ट्री थी। लेकिन जो स्थायी फैक्ट्री थी, परमानेंट फैक्ट्री थी, वो थी सूरत में लगाई थी 1613 में। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी और ऑप्शन में सूरत रहेगा तो आपको सूरत टिक करना है, सूरत नहीं रहेगा तो आपको मसूलीपट्टनम टिक करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा डाउट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1608 में विलियम हॉकिंस आया था और 1615 में दूसरा अंग्रेज आता है जहांगीर के दरबार में, सर टॉमस रो। कौन आता है? सर टॉमस रो। और ये भी किंग जेम्स फर्स्ट के ही समय पे आता है, और ये सेकेंड अंग्रेज था जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जहांगीर के शासनकाल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, मुगल काल के जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो बन गया था आगरा। ठीक है, हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में कौन था, वो था जौनपुर। ठीक है, लेकिन अगर मुगल सल्तनत की बात करें और मुगल सल्तनत में भी स्पेशली अगर जहांगीर के शासन की बात करें तो इनके शासनकाल में आगरा जो था वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, जहांगीर के जो राजकवि थे, जो कोर्ट पोएट थे, वो थे तालिब आमूली। कौन थे? तालिब आमूली जहांगीर के राजकवि थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जहांगीर ऐसा राजा था या ऐसा शासक था जिसने रक्षाबंधन को भी सेलिब्रेट किया था। जब ये राजा बना था या शासन गद्दी पर बैठा था तो इसने गद्दी पर बैठने के 7वें साल, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, 7वें साल इसने क्या किया था? रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने अपने नाम के सलीमी सिक्के जारी किए थे। कौन से सिक्के? सलीमी सिक्के। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सलीमी सिक्के किस शासक ने जारी किए थे तो आपको बता देना है ये जारी किया था जहांगीर ने। आगे बढ़ते हैं, और अच्छा इस पे स्पेशल क्या था, तो देखिए सिक्के तो हर कोई जारी करता था, लेकिन इस सिक्के पे राजा का चित्र बना होता था। मतलब जारी कौन कर रहा है? जहांगीर। तो सिक्के पे चित्र किसका रहेगा? तो इस सिक्के पे जहांगीर का चित्र हुआ करता था, सलीम का चित्र हुआ करता था, और ये अपने टाइप का पहला सिक्का था। मतलब पहले ऐसा कोई भी किसी भी मुगल शासक ने सिक्का नहीं जारी किया था जिसपे उनका चित्र रहता हो, राजा का चित्र रहता हो, लेकिन पहली बार ऐसा किसने किया था? तो जहांगीर किया था। यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम मुगल शासक था ये ऐसा जिसने सिक्के पे अपना चित्र जारी करवाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, तो अकबर का मकबरा उसका लड़का जो कि जहांगीर था, सलीम, उसी ने बनवाया था। और अकबर के मकबरे की खास बात थी कि ये बिना गुंबज के मकबरा था। इसके पहले हुमायूं वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया होगा कि जो हुमायूं का मकबरा था उस पर 2 गुंबज थे। गुंबज का मतलब समझते हैं ना, जब भी आप कोई मस्जिद वगैरह देखते हैं या कोई भी मुस्लिम या इस्लाम धर्म से रिलेटेड मॉन्यूमेंट देखते हैं तो उसमें गोला सा ऊपर आपको दिखेगा गुंबज, तो वही गुंबज होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल शासक के मकबरे में 2 गुंबज है, तो याद रखना है हुमायूं। और किस मुगल शासक के मकबरे में एक भी गुंबज नहीं है, तो किसके मतलब किसके मकबरे पे नहीं है? तो अकबर के मकबरे पे नहीं है। ये कला और संस्कृति में पूछा जाता है, हायर लेवल के क्वेश्चन में यहाँ से पूछते हैं, लेकिन अब पेपर आप लोगों का भी टफ पड़ रहा है तो ये रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी कोई भी एग्जाम होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने, और ये जो मकबरा था ये बिना गुंबज के था। आगे बढ़ते हैं, इसके पहले मैंने जहांगीर की 2 वाइफ्स के बारे में आपको बताया था, 2 बीवी के बारे में बताया था। इसने 1611 में तीसरी शादी की थी, हालांकि शादी तो बहुत सारी की थी, मतलब जो मेनली हमें याद रखना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यही तीनों याद रखना है। तो 1611 में जहांगीर ने शादी किया किससे? तो मेहरुन्निसा से, और इसने मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दी। आपने नूरजहां सुना होगा, अगर आप जहांगीर सुनते होंगे तो इंपॉर्टेंट सबसे उनकी बीवी का नाम आता है नूरजहां, ये आपको जरूर मिलती होंगी। तो 1611 में इन्होंने नूरजहां से विवाह किया था और उनका ओरिजिनल नेम क्या था? मेहरुन्निसा था। और बेसिकली ये जो थी ये विधवा थी, ये अली कुली बेग नामक एक आदमी था और जिसको शेर अफगान भी बोलते थे, ये उसकी क्या थी? विधवा थी। इसकी हत्या करवाने के बाद, ये शुरू से ही सलीम इसको चाहता था, जो मेहरुन्निसा थी इसको सलीम शुरू से ही चाहता था, लेकिन इसकी शादी अकबर ने अली अली बेग से करवा दी थी जिसका नाम था शेर अफगान। बाद में जहांगीर ने अकबर के मरने के काफ़ी दिन बाद इसने इसकी हत्या करवा के खुद क्या किया? इससे शादी कर ली। किससे? मेहरुन्निसा से, और इसको नूरजहां की उपाधि दे दी। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा पॉइंट। जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कोई चार्ज नहीं लगता इसका, और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं,
कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करके बताया करिए कि हाँ सर यहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या इस तरीके से पढ़ाइए। जो भी आपको सजेशन देना है आप दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि फिजिक्स का लेक्चर किस टाइम पे अपलोड करना है, अभी तक एक सिंगल लड़का ऐसा नहीं था जिसने कमेंट करके ये बताया हो कि सर फिजिक्स का वीडियो कब अपलोड करिए, क्योंकि हिस्ट्री का तो टाइम फिक्स हो चुका है 6:30 बजे शाम को, पर डे 6:30 बजे शाम को हिस्ट्री लाइव होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग कितने सीरियस हैं इस बात से भी पता चलता है कि आप लोग फिजिक्स का वीडियो में कोई कमेंट नहीं किया था, जबकि मैंने फिजिक्स का वीडियो में स्पेशली बोला था प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको किस टाइम चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो ये मेहरुन्निसा थी, इनके जो फादर थे वो कौन थे, तो गियास बेग थे, जिन्हें एतमादुद्दौला भी कहते हैं, एतमादुद्दौला। इनका मकबरा भी आप अगर आगरा गए होंगे तो देखे होंगे, इनका भी मकबरा वहाँ पे है। तो फादर ऑफ नूरजहाँ कौन थे, गियास बेग थे, जिन्हें एतमादुद्दौला बोलते हैं। और इनका मकबरा कहाँ पे है, तो इनका मकबरा भी आगरा में है। ये इनकी बेटी ने ही बनवाया था, जिनका नाम है नूरजहाँ। अगर नूरजहाँ ऑप्शन में मिलता है तो नूरजहाँ, अगर ये पूछता है कि एतमादुद्दौला का मकबरा कौन बनवाया था और नूरजहाँ ऑप्शन में नहीं है, अगर जहांगीर है तो उसको भी टिक कर देना है, क्योंकि जहांगीर का ही शासन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो इनकी मदर थी नूरजहाँ। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब। अभी तक हम किसी जो रानियां थी उनकी मदर फादर को नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी आरआरबी का क्वेश्चन जो था, रेलवे का क्वेश्चन था, जेई का, उसमें पूछा हुआ था कि ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने गुलाब के फूल से इत्र निकालने की शुरुआत की थी। तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, ये थी नूरजहाँ की जो मम्मी थी, मदर थी, जिनका नाम था असमत बेगम। तो ऑप्शन में था वहाँ पे पेपर में असमत बेगम। तो असमत बेगम ही थी जो नूरजहाँ की मम्मी थी, इन्होंने गुलाब के फूल से इत्र निकालना शुरू किया था। इत्र का मतलब होता है जो परफ्यूम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। 1617 में जो खुर्रम था, जो कि जहांगीर का लड़का था, तो आगे चल के शाहजहां बनेगा, इसको जहांगीर ने अहमदनगर मिशन पे भेजा। और अहमदनगर जो था ये कहाँ पे था, ये साउथ इंडिया में था, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया मिशन पे गया, और जो खुर्रम था ये साउथ इंडिया को जीत लिया। मतलब साउथ इंडिया पूरा नहीं जीता, अहमदनगर मिशन पे गया था, तो इसने अहमदनगर को जीता और इसे मुगल शासन में मिला दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अहमदनगर एडेड, मतलब कहाँ ऐड कर दिया गया, मुगल शासन के अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है। और वहीं पे इसने अहमदनगर को जीता, तो इसीलिए इसको शाहजहां की उपाधि मिल गई। तो इसके पहले ये कौन था, ये खुर्रम था, लेकिन जब ये इसने अहमदनगर को जीता तो इसको शाहजहां की उपाधि दी गई और इसको वहां का सूबेदार बना दिया गया। कहाँ का, अहमदनगर का, ठीक है। अब यहाँ से पिक्चर में कौन आने लगा, शाहजहां या खुर्रम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो जहांगीर का एरा है, इसको, जहांगीर का जो शासन काल है, इसको गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग बोलते हैं। मतलब चित्रकालता का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासन को बोलते हैं, जहांगीर के। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शासनकाल में फेमस पेंटर कौन थे, तो याद रखना है जो जहांगीर के फेमस पेंटर थे वो थे उस्ताद मंसूर खां। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उस्ताद मंसूर खां जो थे ये जहांगीर के फेमस पेंटर थे। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1627 में, कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि जो भी, जिस भी मुगल शासक के या जिसके भी शासक के मकबरा भारत से बाहर रहता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जल्दी सबका आगरा और दिल्ली में ही मिलता है। तो जहांगीर ऐसा था जिसका मकबरा कहाँ पे है, लाहौर में। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इनका मकबरा है शाहदरा लाहौर के अंदर। कहाँ पे, शाहदरा लाहौर के अंदर। इन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी। जाहिर सी बात है, आत्मकथा को क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी था उसको बोलते हैं तुजुक ए जहांगीरी, या आपको जहांगीर नामा भी मिलता है तो वो भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, चाहे तुजुक ए जहांगीरी बोले चाहे जहांगीर नामा बोले, दोनों ही किसकी आत्मकथा है, जहांगीर की। और जो ये लिखा गया है ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है, तुर्क भाषा में लिखा गया है। तो इसने आत्मकथा तो अपनी खुद लिखी थी, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसको कंप्लीट किसने किया था, पूरा किसने किया था, तो उसका नाम था मोत बिंद खां। क्या नाम था, मोत बिंद खां नामक आदमी ने जहांगीर के जो ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, उसको कंप्लीट किया था। तो उसके बाद देखिए, इसके बाद जहांगीर का जो लड़का था, जो बड़ा वाला लड़का था खुसरो, उसका एक लड़का था, मतलब जहांगीर का पोता द्वार बख्श, ठीक है, ग्रैंड सन था ये जहांगीर का, ठीक है। तो जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो जो नूरजहां थी इसने क्या किया, इसको गद्दी बैठा दिया, किसको, दवार बख्श को, जो कि जहांगीर का पोता था। हालांकि बैठना किसको चाहिए, जहांगीर के लड़के को। तो जहांगीर का बड़ा लड़का जो खुसरो था वो तो ब्लाइंड था, अंधा था, तो वो बैठ नहीं सकता था। तो यहाँ पे बनता ये था कि खुर्रम बैठ सकता था, शाहजहां। लेकिन जो उसकी मम्मी थी दूसरी वाली, नूरजहां, वो जहांगीर से जलती थी। मतलब किससे जलती थी, सॉरी, शाहजहां से जलती थी, खुर्रम से जलती थी। तो इसीलिए उसने क्या किया
कि शाहजहां को गद्दी ना बैठा के दवार बख्श जो कि उसके भाई का लड़का था उसको गद्दी बैठा दिया, और इसीलिए गुस्से में आके जो शाहजहां था उसने दवार बख्श की हत्या कर दी। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन केवल इतना पूछेगा, मैंने हिस्टोरी के फॉर्म में आपको पूरा बता दिया, लेकिन अगर आपसे केवल यहाँ से क्वेश्चन इतना ही बनेगा कि मुगल काल में बलि का बकरा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं दवार बख्श को। क्यों? क्योंकि इसे जबरदस्ती गद्दी बैठाया गया और बेचारे की जबरदस्ती मृत्यु भी कर दी गई। किसने मारा था? शाहजहां ने मारा था गद्दी, उसके बाद उसने हथिया लिया शाहजहां ने, ठीक है। तो बलि का बकरा कौन था? दवार बख्श था, जो कि ग्रैंड सन था जहांगीर का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जहांगीर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है और नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आगे का वीडियो बना पाएँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।